नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजय रोयल स्वागत करता हूं इन स्पेशल ई लर्निंग क्लासेस में। आपका आज की जो क्लास है वो हम क्लास 10th साइंस इंग्लिश मीडियम जिसमें चैप्टर 6 जो है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इसके बारे में इस चैप्टर से रिलेटेड 4 क्लासेस जो हैं वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। आज हमारी इस चैप्टर से रिलेटेड ये अंतिम 5वीं क्लास जो है वो हमें पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शन और कैटलिस्ट के बारे में। केमिकल रिएक्शन जो है कैसे होते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसके अलावा केमिकल रिएक्शन को शो करने के लिए जो केमिकल इक्वेशन जो लिखे जाते हैं उनको बैलेंस करने की जो मेथड है वगैरह है, वो सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं। अब इस चैप्टर का सेकंड पार्ट जो है कैटलिस्ट, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें कुछ मेन चीज़ें जो हैं उनको आप ध्यान में रखोगे। सबसे पहली चीज़ आती है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट जो है वो है क्या, इनको डिफाइन कैसे करें। तो कैटलिस्ट क्या है, वो सबस्टेंसेस होते हैं जो क्या करते हैं, रिएक्शन की रेट को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं या चेंज कर देते हैं, लेकिन खुद जो है वो क्या रहते हैं, अनचेंज रहते हैं। अब उसके लिए एक एग्जांपल जैसे हम यहाँ पर लिख कर देख लेते हैं। कोई से भी एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे KClO3 पोटेशियम क्लोरेट जो है ये बनाता है KCl प्लस O2। इसको थोड़ा गर्म किया जाए तो ये इसमें डिकम्पोज हो जाता है या फिर अपघटित हो जाता है। संतुलित वगैरह करना जो है वो आप अपने अनुसार देख सकते हैं। इनके बारे में ये संतुलित कैसे होता है करवाया हुआ है। अब इस अभिक्रिया की यदि हम बात करें तो पोटेशियम क्लोरेट जो है वो अपघटित होकर ये उत्पाद बनाता है। इस अभिक्रिया में यदि हम देखें तो ये जो है वो हो गए रिएक्टेंट। तो एक जो रिएक्शन होती है उसमें एक तो रिएक्टेंट होते हैं और कुछ सबस्टेंसेस जो है वो काम करते हैं इनका प्रोडक्ट का, क्योंकि उनका प्रोडक्शन होता है केमिकल चेंज के फलस्वरूप। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट हो गए। अब शुरुआत में यदि हम देखें, इसको हम गर्म करें तो ये अपघटित होकर या डिसोसिएट होकर प्रोडक्ट के रूप में इनका फॉर्मेशन करना शुरू कर देता है। तो रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, लेकिन ये जो रेट है वो क्या होती है, बहुत कम होती है। यानी ये जो अभिक्रिया इसकी दर बहुत धीमी होती है। लेकिन जैसे ही इसमें एक विशेष पदार्थ MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड है वो डाल देते हैं। मैंगनीज डाइऑक्साइड डालते ही इस अभिक्रिया की दर अचानक तेजी से बढ़ जाती है। अब यहाँ पर हमने एक तीसरा पदार्थ इसमें मिला दिया, एक तीसरा सबस्टेंस, थर्ड सबस्टेंस इसमें ऐड कर दिया। 2 सबस्टेंसेस पहले थे, कौन से, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ये चाहे 2 हो 3 हो उनकी बात अलग है। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इसमें थे, ये एक अलग चीज है जो ना तो रिएक्टेंट है ना प्रोडक्ट है, और इसके प्रेजेंस में रिएक्शन रेट जो है वो बढ़ गई। इसका मतलब ये इस रिएक्शन को अफेक्ट कर रहा है। तो इसे हम किस में कंसिडर करेंगे, क्या इसे हम रिएक्टेंट कहेंगे या प्रोडक्ट कहेंगे। तो इसे ना तो रिएक्टेंट कहेंगे ना प्रोडक्ट कहेंगे। कारण क्योंकि एक रिएक्शन जब होती है तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो है वो कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होती जाती है और प्रोडक्ट कंसंट्रेशन जो है वो इंक्रीज होती जाती है। जबकि इस रिएक्शन में हम देखें तो MnO2 जो है वो हमने शुरुआत में जितना मिलाया था वो उतना का उतना ही रहता है। ना तो उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज होता है, यानी उसके रासायनिक संगठन में भी कोई बदलाव नहीं आता, और ना ही उसकी कंसंट्रेशन सांद्रता जो है उसमें कोई बदलाव आता है। तो इस स्थिति में देखा जाए तो ये तीसरे तरह का पदार्थ जो है इसी को हम क्या कहेंगे, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट जो है वो क्या हो गया, द सबस्टेंसेस विच अल्टर द रेट ऑफ रिएक्शन, जो रिएक्शन की रेट को अल्टर कर देता है, बट रिमेन्स इटसेल्फ अनचेंज्ड, खुद जो है वो क्या रहता है, अनचेंज्ड रहता है, उसे हम कैटलिस्ट कहेंगे। अब टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट जो है उसकी बात करें। कैटलिस्ट टाइप को हम 2 बेसिस पर डिवाइड कर सकते हैं। एक, कैटलिस्ट को डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट, प्रोडक्ट और कैटलिस्ट जो है उसकी स्टेट कैसी है उसके बेसिस पर। एक पहले टाइप का होता है होमोजेनस कैटलिस्ट। ऐसा कैटलिस्ट जैसे इस रिएक्शन में NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एक कैटलिस्ट है। इस कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट, ये फिजिकल स्टेट के बेसिस पर है, यहाँ पर सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैसियस स्टेट में है, उसके बेसिस पर ये टाइप है। तो होमोजेनस कैटलिस्ट किसको कहेंगे, वो कैटलिस्ट जिसकी स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जैसी हो। तो द कैटलिस्ट विच physical state has similar to the reactant and product known as homogeneous catalyst। यहाँ पर देखें तो SO2 और O2 जो इसमें रिएक्टेंट हैं दोनों गैसियस स्टेट में हैं, और प्रोडक्ट SO3 जो बन रहा है वो भी गैसियस स्टेट में है, और इसमें जो कैटलिस्ट का काम कर रहा है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड वो भी गैसियस स्टेट में है। तो यहाँ पर ये होमोजेनस कैटलिस्ट कहलाएगा, और ये रिएक्शन जो है वो कहलाएगी होमोजेनस कैटलाइजेशन। इसके बाद में हेट्रोजेनस कैटलिस्ट सीधा सा है, विषमांगी अलग प्रकार का, हेट्रो यानी अलग, कौन है, कैटलिस्ट।
कैटलिस्ट की स्टेट जो है वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से क्या हो, अलग। इस रिएक्शन में देखें नाइट्रोजन गैसीय स्टेट में, हाइड्रोजन भी गैसीय स्टेट में और प्रोडक्ट NH3 ये भी क्या है, गैसीय स्टेट में। लेकिन कैटलिस्ट आयरन जो है वो इसमें कैटलिस्ट का काम करता है, ये क्या है, सॉलिड स्टेट में, इसलिए इस कैटलिस्ट को हम कहेंगे हेट्रोजेनस कैटलिस्ट। तो सीधा सा है, जब एक कैटलिस्ट की स्टेट, फिजिकल स्टेट जो है वो रिएक्टेंट और एक प्रोडक्ट के जैसी है तो वो है होमोजेनस, और जब कैटलिस्ट की फिजिकल स्टेट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट से अलग है तो वो है डिफरेंट है, तो वो है हेट्रोजेनस कैटलिस्ट। इसके बाद में दूसरा जो आधार है इनके कैटेगराइजेशन का, कैटलिस्ट के कैटेगराइजेशन का, वो हम पढ़ते हैं, वो है ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, क्रियाशीलता। कैटलिस्ट क्रिया को, रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करते हैं उसके बेसिस पर 4 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, ऑटो कैटलिस्ट एंड बायो कैटलिस्ट। पहले बात करें पॉजिटिव कैटलिस्ट की। इसमें हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ, या कह सकते हैं चेंज द रेट ऑफ ए रिएक्शन, जो रिएक्शन की रेट को चेंज करते हैं। अब रिएक्शन रेट को चेंज जो है वो 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो वो रिएक्शन रेट को क्या कर दें, बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, या रिएक्शन रेट को वो क्या कर दें, डिक्रीज कर दें। ऐसा कैटलिस्ट जो रिएक्शन रेट को क्या करे, इंक्रीज करे, वो पॉजिटिव कैटलिस्ट है। इस रिएक्शन में आयरन जो कैटलिस्ट का काम कर रहा है वो एक पॉजिटिव कैटलिस्ट है, क्योंकि इसकी प्रेजेंस में रिएक्शन रेट बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो द कैटलिस्ट विच अल्टर या विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट। एग्जांपल ये लिख दें। नेगेटिव कैटलिस्ट की बात करें, द रिएक्शन विच डिक्रीज द रिएक्शन ऑफ ए रेट, जो रिएक्शन रेट को डिक्रीज कर दे, घटा दे, वो नेगेटिव कैटलिस्ट है। जैसे इसके 2 इंपॉर्टेंट एग्जांपल हैं, ये है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसको कहा जाता है, हॉस्पिटल वगैरह में ये मिलता है। हॉस्पिटल वगैरह में जब चोट वगैरह लग जाती है, हम पट्टी वगैरह बंधाने जाते हैं, तो घाव को जब साफ करते हैं तो नर्स या डॉक्टर वगैरह जो है वो क्या करते हैं, एक लिक्विड, पानी जैसा लिक्विड बोतल में जो होता है बंद, उसको डालते हैं। उसको जब वो डालते हैं तो जैसे वो इस घाव वगैरह पर गिरता है तो बुलबुले से उसमें से निकलते हैं, बबल्स से निकलते हैं, वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, जो एक एंटीबैक्टीरियल की तरह से काम करता है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देता है ताकि घाव वगैरह साफ हो जाए। अब जैसे उसको हम बाहर उसको घाव पर डालते हैं तो वो झाग से क्यों निकलते हैं, क्योंकि उसमें जो लिक्विड पानी जैसा दिख रहा है वो क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। लेकिन जैसे वो खुले में आता है वो डिसोसिएट होकर वाटर और ऑक्सीजन बनाता है, पानी बनता है, और उस पानी में ऑक्सीजन गैस होती है, पानी में गैस बनती है तो बबल्स बनते हैं, तो वहां पर वो रिएक्शन होती है। इसका मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड काम में लेने लायक नहीं रहता जब वो खुला छोड़ दिया जाए। इस कंडीशन में क्या करते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है उसमें ग्लिसरॉल डालते हैं। अब ग्लिसरॉल डालने पर वो उतना डिसोसिएट नहीं होता, या फिर उसका प्रिजर्वेशन जो है वो किया जा सकता है ग्लिसरॉल डालकर। ग्लिसरॉल क्यों डालते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो नॉर्मली डिसोसिएट होकर H2O और O2 प्रोड्यूस करता है, लेकिन इसमें ग्लिसरॉल को यदि डाल दिया जाए तो ग्लिसरॉल इसमें एक नेगेटिव कैटलिस्ट का काम करेगा, जो इस रिएक्शन ऑफ रेट को या रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर देगा, बहुत कम कर देगा, डिक्रीज कर देगा। इसलिए ये ज़्यादा लंबे समय तक प्रिजर्व कंडीशन में बना रहता है। तो H2O2 को प्रिजर्व करने के लिए उसमें ग्लिसरॉल मिलाते हैं एक नेगेटिव कैटलिस्ट के रूप में। एक सेकेंड एग्जाम्पल इसका और देखें, यह है CaCl3 क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म जो है वो नॉर्मली बेहोश करने के लिए काम में लिया जाने वाला एक सब्सटेंस होता है। कई टीवी में आपने देखा होगा, फिल्मों वगैरह में कोई व्यक्ति किसी को बेहोश करता है, चोर वगैरह जो है तो बेहोश करते हैं, तो बेहोश करने पर के लिए वो क्या करते हैं, उसके नाक के ऊपर कपड़ा सा लगाते हैं, उस कपड़े पर पहले वो कुछ रसायन सा डालते हैं, द्रव अवस्था में डालते हैं, वो क्लोरोफॉर्म होता है, जो नॉर्मली हॉस्पिटल वगैरह में देखा जाए तो शीशी वगैरह के अंदर मिलता है। ये जो क्लोरोफॉर्म है इसकी एक कमी है, इस क्लोरोफॉर्म को यदि बोतल में रख रखा है तो ये क्या रहता है, इसी स्टेट में इसी कंडीशन में रहता है, या इसका जो केमिकल कंपोजिशन है वो यही रहता है। लेकिन जब ये हवा में खुले में आ जाता है तो हवा में, एयर में, जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन कर देता है, और उससे रिएक्शन करके ये 2 प्रोडक्ट बनाता है, HCl एंड COCl2। ये है फॉस्जीन। तो फॉस्जीन नामक एक गैस ये बनाता है। अब ये जो फॉस्जीन गैस बनती है, ये फॉस्जीन गैस जो है वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस टाइप की होती है, इसलिए ज़्यादा देर तक क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया जाए तो व्यक्ति मर भी जाता है। उसका कारण क्लोरोफॉर्म नहीं होता, फॉस्जीन होती है।
क्योंकि क्लोरोफॉर्म खुले में किस में बदल जाता है, चेंज हो जाता है फोस्जीन में, और जो पॉइजनस होती है। इसलिए क्लोरोफॉर्म फोस्जीन में कन्वर्ट नहीं हो, इसी कंडीशन में रहे, उसके लिए इस रिएक्शन को हमें कम करना होगा, या ये रिएक्शन ना हो, ये कार्य करना होगा। तो उसके लिए हम इसमें क्या मिलाते हैं, एक नेगेटिव कैटेलिस्ट के रूप में मिलाते हैं C2H5OH। तो फोस्जीन ऑक्सीजन से रिएक्शन कर क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन से रिएक्शन करके फोस्जीन और HCl बनाता है। इसमें जब हम एथेनॉल C2H5OH एथिल एल्कोहल को मिला दें, इसके अलग अलग नाम होते हैं, एथिल एल्कोहल भी है, एथेनॉल भी है, एथेनॉल मिला देते हैं, तो एथेनॉल को ऐड इसमें करने पर ये एक नेगेटिव कैटेलिस्ट की तरह से काम करता है, जिसके कारण से इसका ये जो रेट है, रिएक्शन रेट है, वो बहुत धीमी हो जाती है और उससे ये सुरक्षित रहता है। तीसरे प्रकार का कैटेलिस्ट हम क्रिया एक्टिविटी के आधार पर पढ़ते हैं, वो है ऑटो कैटेलिस्ट। अब इस रिएक्शन में देखें, यहाँ पर ये जो रिएक्शन है एथिल एसीटेट H2O से रिएक्शन करके एसिटिक एसिड और एथेनॉल बनाता है, प्रोड्यूस करता है। अब इसमें हमने तीर के निशान के ऊपर नीचे कुछ नहीं लिखा, कैटेलिस्ट यहीं लिखे जाते हैं, तो कैटेलिस्ट नहीं है, लेकिन ये रिएक्शन शुरुआत में धीमी होती है, फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसका कारण एथिल एसीटेट डिसोसिएट होकर क्या बनाता है, एसिटिक एसिड। ये एसिटिक एसिड जो है वो इसमें क्या है, एक प्रोडक्ट है, लेकिन एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन शुरुआत में जब रिएक्शन नहीं होती है, शुरू नहीं होती है, तब इसकी कंसंट्रेशन 0 होती है। जब ये रिएक्शन शुरू होती है तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है, और ये बढ़ते ही रिएक्शन की रेट जो है वो फिर बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है। इसका मतलब इसमें प्रोड्यूस होने वाला ये जो एसिटिक एसिड है वो खुद ही क्या कर रहा है, कैटेलिस्ट का काम करता है। तो द रिएक्शन इन विच प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट एक्ट एज ए कैटेलिस्ट नोन एज ऑटो कैटेलिस्ट। ठीक, फिर है बायो कैटेलिस्ट। बायो कैटेलिस्ट के बारे में हम देखें, बायो कैटेलिस्ट जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस या बायोलॉजिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं जो हमारे शरीर में, उनको या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होते हैं, उनको अफेक्ट करते हैं, उनकी रेट को वो चेंज करते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, बायो कैटेलिस्ट। जैसे हमारे शरीर में बायोकेमिकल रिएक्शन, डाइजेशन है, प्लांट्स वगैरह में फोटोसिंथेसिस है, रेस्पिरेशन है, इस तरह की बायोलॉजिकल प्रोसेसेस या रिएक्शन होते रहते हैं, उनको अफेक्ट करने वाले एंजाइम जो है वही बायो कैटेलिस्ट है। तो बायो कैटेलिस्ट का दूसरा नाम एंजाइम भी होता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, माल्टोज शुगर है, ये माल्टेज एंजाइम जो है उसकी प्रेजेंस में, या माल्टेज बायो कैटेलिस्ट की प्रेजेंस में ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। इसका क्या होता है, यहाँ पर डाइजेशन होता है। तो माल्टोज का डाइजेशन होता है ग्लूकोज में, ये माल्टेज की प्रेजेंस में बहुत तेजी से हो जाता है, इसलिए माल्टेज जो है वो यहाँ पर किसका काम करता है, बायो कैटेलिस्ट की तरह से काम करता है। अब इसके बाद में एक और चीज जो है वो हम पढ़ते हैं, ये तो हमने पढ़ा कैटेलिस्ट के टाइप वगैरह के बारे में, लेकिन कुछ ऐसे और भी सबस्टेंसेस होते हैं, सबस्टेंसेस विच, ऐसे सबस्टेंसेस जो क्या करते हैं, अफेक्ट, प्रभावित करते हैं कैटेलिस्ट को या कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को। तो कई ऐसे सबस्टेंसेस भी मिलते हैं जो खुद कैटेलिस्ट को भी क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। कैटेलिस्ट रिएक्शन रेट को अफेक्ट करता है या रिएक्शन को अफेक्ट करता है, कई ऐसे सबस्टेंसेस हैं वो कैटेलिस्ट को भी अफेक्ट करते हैं। अब ये अफेक्ट कैसे करते हैं, वो या तो कैटेलिस्ट जो है उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, या फिर कैटेलिस्ट जो है उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज या कम कर देते हैं। तो उस बेसिस पर वो दो टाइप के हो गए, एक ऐसे सबस्टेंसेस जो कहलाते हैं कैटेलिस्ट प्रोमोटर, और सेकेंड वन है जो कहलाते हैं कैटेलिस्ट पॉइजन। अब पहली बात करें कैटेलिस्ट प्रोमोटर की। कैटेलिस्ट प्रोमोटर सीधा सा है, सबस्टेंसेस विच इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटेलिस्ट, जो कैटेलिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा दें, एंड सबस्टेंसेस विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ कैटेलिस्ट, कैटेलिस्ट पॉइजन। सीधा सा है, जो सबस्टेंसेस एक्टिविटी को प्रोमोट करें, बढ़ाएं, वो कैटेलिस्ट प्रोमोटर है, जो घटा दें, डिक्रीज कर दें, वो कैटेलिस्ट पॉइजन है। अब इसका एग्जांपल जो है वो हम देखें, तो इस रिएक्शन को आप ध्यान में रखते हुए जो अपनी बुक में दे रखा है उसी एग्जांपल को हम देखेंगे, उसमें ये स्टेट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं। अब इसी रिएक्शन के अकॉर्डिंग हम इन दोनों को यहाँ पर समझेंगे। ये रिएक्शन जो हो रही है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, अमोनिया। केवल ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ही हों तो इनकी जो रिएक्शन रेट है वो बहुत धीमी होती है। इसमें जैसे हम आयरन मिला देते हैं, रिएक्शन रेट बढ़ जाती है, तो आयरन यहाँ पर कैटेलिस्ट का काम कर रहा है।
आयरन के साथ साथ में इसमें हम मोलिब्डेनम और मिला दें तो इस रिएक्शन की रेट और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मोलिब्डेनम की प्रेजेंस इस रिएक्शन रेट को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो उस बेसिस पर हम ये जो है वो इंक्रीज कैसे करती है, क्योंकि आयरन जो यहाँ कैटलिस्ट है उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है। अब यहाँ पर हम ये भी तो कह सकते हैं कि मोलिब्डेनम रिएक्शन रेट को बढ़ा रहा है तो ये भी तो कैटलिस्ट हो सकता है, लेकिन ये कैटलिस्ट नहीं है। कैसे? ये जो रिएक्शन हो रही है इसमें हमने आयरन और मोलिब्डेनम दोनों एक साथ मिलाए हैं तो रिएक्शन रेट बहुत ज़्यादा तेज हो जाएगी। लेकिन इसमें हमने केवल आयरन मिलाया है तो भी रिएक्शन रेट नॉर्मली जितने होने चाहिए उससे ज़्यादा तेज चलती है, यानी ये रिएक्शन की रेट को अफेक्ट करता है। लेकिन हमने अकेला आयरन नहीं मिलाया, क्या मिलाया, मोलिब्डेनम मिला दिया, सिंगल मोलिब्डेनम मिलाया, आयरन की एब्सेंस रखी, तो उस कंडीशन में मोलिब्डेनम जो है वो अफेक्ट ही नहीं करता। तो मोलिब्डेनम जो है वो इस रिएक्शन की रेट को अफेक्ट कब करता है, आयरन की प्रेजेंस में ही। तो इसका मतलब यहाँ पर एक्चुअल में देखा जाए और आयरन जो है वो अकेला मोलिब्डेनम की एब्सेंस में भी क्या कर सकता है, इसको अफेक्ट करता है। तो सही में देखा जाए तो आयरन सिंगल हैंड होते हुए भी अफेक्ट करता है, इसलिए ये एक्चुअल में क्या है, कैटलिस्ट है। ये सिंगल हेड कंडीशन में इसको अफेक्ट नहीं करता, आयरन की प्रेजेंस में अफेक्ट करता है, इसलिए ये यहाँ पर इसको केवल एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, तो ये हो गया कैटलिस्ट प्रोमोटर। इसी तरह से इसी रिएक्शन में यदि हम आयरन के साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड मिला दें तो उस कंडीशन में वो रिएक्शन रेट जो है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इसका मतलब ये आयरन की प्रेजेंस में जो इसकी एक्टिविटी बढ़ी थी कार्बन मोनोऑक्साइड उसे इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन में जो इंक्रीज होता है उसको वापस घटा देता है। तो यहाँ पर ये क्या है, कैटलिस्ट पॉइजन। तो इसी रिएक्शन में ये ही जो रिएक्शन है इस रिएक्शन में मोलिब्डेनम जो है वो तो कैटलिस्ट प्रोमोटर का काम करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो कैटलिस्ट पॉइजन का काम करता है। तो ये यहाँ पर यहाँ सारी चीज़ें हमने पढ़ी। इसके बाद में लास्ट में इस चैप्टर में जो मुख्य चीज़ें आती हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कैटलिस्ट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कैटलिस्ट के वो हम देखें। पहला, कैटलिस्ट जो है वो क्या करता है, चेंज द रिएक्शन रेट, ये रिएक्शन की रेट को चेंज करता है, बट इटसेल्फ अनचेंज, खुद जो है वो क्या रहता है, अनचेंज रहता है, खुद में कोई चेंज जो है वो नहीं आता। तो कैटलिस्ट की विशेषता पहली जो इसकी डेफिनेशन थी वही हो गई। कैटलिस्ट एक ऐसा सबस्टेंस होता है जो रिएक्शन रेट को तो चेंज कर देता है लेकिन खुद इटसेल्फ जो है वो अनचेंज रहता है। दूसरी जो इसकी विशेषता होगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ ए कैटलिस्ट इज ए अफेक्टिव, यानी ये थोड़ी सी मात्रा में क्या होता है, अफेक्टिव होता है। इस रिएक्शन में थोड़ी सी मात्रा आयरन की हमने डाली, रिएक्शन की रेट इंक्रीज हो गई। फिर यूँ नहीं है कि हम जितना ज़्यादा आयरन इसमें डालते जाएंगे रिएक्शन रेट बढ़ती जाएगी। शुरुआत में इसकी जितनी मात्रा चाहिए, थोड़ी सी स्मॉल अमाउंट जो इसके लिए नेसेसरी है बस उतनी चाहिए, फिर और ज़्यादा बढ़ाने पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये स्मॉल अमाउंट जो है कैटलिस्ट की वही क्या करती है, इफेक्टिव होती है। उसके बाद में तीसरी चीज़, ये कैटलिस्ट जो है वो कैसे होते हैं, स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। अब स्पेसिफिक नेचर का मतलब क्या होगा, इस रिएक्शन में आयरन जो हो कैटलिस्ट का काम कर रहा है, तो आयरन यहाँ इस रिएक्शन के लिए कैटलिस्ट है, तो जरूरी नहीं है कि कोई दूसरी रिएक्शन में भी हम आयरन पार्टिकल मिला दें तो वहाँ पर वो रिएक्शन की रेट को बढ़ा दें। इस रिएक्शन में NO जो है वो कैटलिस्ट है, इसमें आयरन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसमें आयरन जो है वो क्या है, कैटलिस्ट की तरह से काम कर रहा है, तो इसमें NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड को मिलाएंगे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किसी रिएक्शन में निकल कैटलिस्ट का काम कर रहा है तो वो उसी रिएक्शन के लिए काम करेगा, कैटलिस्ट का कोई दूसरी रिएक्शन के लिए नहीं करेगा। तो एक विशेष रिएक्शन के लिए एक विशेष क्या होता है, कैटलिस्ट होता है। ये स्पेसिफिक नेचर होती है किसके, कैटलिस्ट की। इसके बाद में एक और गुण जो है वो हम देखें, ये जो है वो किसी रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करवाता या शुरू नहीं करवा सकता। जैसे ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन में हमने आयरन नहीं मिलाया है तो भी ये रिएक्शन होती है, लेकिन इसको नॉर्मल जो इसके लिए नेसेसरी टेम्परेचर है, प्रेशर है वो रखा जाए तो उस पर ये रिएक्शन हो जाती है, लेकिन दर धीमी होती है। यूँ नहीं है कि होती नहीं है, रेट जो है वो लो होती है लेकिन रिएक्शन होती जरूर है। तो रिएक्शन हो रही है यानी इनिशिएट हो चुकी है, रिएक्शन इनके बीच में ये रिएक्टेंट प्रारंभ कर देते हैं।
आयरन मिलाने पर क्या होता है, ये रिएक्शन की रेट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अब यूँ नहीं है कि यदि इनके बीच में रिएक्शन हो ही नहीं तो हम आयरन मिला दें तो ये रिएक्शन की रेट को शुरू कर दे, रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता। तो कोई भी कैटलिस्ट जो है वो रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करता। जैसे यहाँ पर यदि हम कोई भी, जैसे कॉपर प्लस जिंक के इनकी बात करें तो इसमें रिएक्शन हो ही नहीं रही है, तो कोई सा भी पदार्थ मिलाओ चाहे, वो यूँ नहीं है कि इनमें रिएक्शन को शुरू करवा सकता है। तो कैटलिस्ट रिएक्शन को शुरू नहीं करवा सकता, वो केवल रेट में चेंज कर सकता है। और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है इसकी हम बात करें तो वो है कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। उस रिवर्सिबल रिएक्शन में यदि हम देखें तो दो रिएक्शन होते हैं। जैसे ये जो है वो एक क्लोज सिस्टम में करवाई जाए तो रिवर्सिबल रिएक्शन है, जिसमें एक जो है वो है फॉरवर्ड रिएक्शन और दूसरी जो है वो है बैकवर्ड रिएक्शन। इस रिवर्सिबल रिएक्शन में आयरन जो है वो दोनों ही रिएक्शन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों पर ही समान रूप से प्रभाव डालेगा। तो रिवर्सिबल रिएक्शन में एक आयरन जो है वो क्या करता, आयरन कैटलिस्ट या कोई सा भी कैटलिस्ट और रिवर्सिबल रिएक्शन में वो दोनों ही रिएक्शन को बराबर अफेक्ट करता है। तो इस तरह से ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हमने कैटलिस्ट के पढ़े। तो इस चैप्टर में आज इस क्लास में आज हमने पढ़ा कैटलिस्ट क्या होते हैं, उनके टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, ऑन द बेसिस ऑफ एक्शन, और फिर वे सबस्टांसेस जो क्या करते हैं कैटलिस्ट की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं, कैटलिस्ट प्रोमोटर और कैटलिस्ट पॉइजन, और लास्ट में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कैटलिस्ट। तो इसी के साथ है अपना ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद में कल हम अगला जो चैप्टर 7 चैप्टर पीरियोडिक टेबल और क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स जो है उसकी हम शुरुआत करेंगे। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपने ये 5 क्लासेज जो हैं उनकी स्टडी की होगी, इनको पढ़ा होगा और इसी चैप्टर को समझा होगा, और इसके जो नोट्स वगैरह हैं वो भी आपने कॉपी में कर लिए होंगे, PDF फाइल के रूप में आपको अवेलेबल करवाए हुए हैं। यदि किसी को बाद में ग्रुप में ऐड किया गया है और उनको इसकी PDF फाइल नोट्स वगैरह की नहीं मिली है 5th चैप्टर और 6th चैप्टर की, तो वो अशोक जी को फ़ोन करके या उनके व्हाट्सएप पे मैसेज करके उनको बता सकते हैं, वो आपको दोबारा से वो प्रोवाइड करवा देंगे या दोबारा से ग्रुप में वो डाल देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।